बच्चों कल की क्लास में मैंने आपको यूनिट ऑफ रेट के बारे में बताया था। इट मे बी मोल पर लीटर पर टाइम और इट मे बी एटीएम पर टाइम, डिपेंड्स कि क्या दिया हुआ है। एक नोट लिख लीजिए बच्चों कि प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में भी रिलेशनशिप फाइंड किया जा सकता है। तो उसके लिए मैं एक डायरेक्टली फॉर्मूला बता दे रहा कि रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अपन प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में आप रिलेशन फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ P इक्वल टू CRT फॉर्मूले से बेटा, जहां पर P जो है वो प्रेशर है, C कंसंट्रेशन, R गैस कांस्टेंट है 0.08 ATM लीटर पर मोल केल्विन आप ले सकते हो, या 1/12 आप ले सकते हो इसको शॉर्टकट के लिए। तो ये प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशन है। ठीक है, अब एक चीज और समझ लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब जो सर वो बताने कल का जा रहा गैसेस वगैरह बता दीजिए एक बार। हूं, गैस का गैस के लिए बेटा जो यूनिट होता है वो यूनिट आप डायरेक्टली लिख देना ATM पर टाइम। ठीक है, ये गैसियस के लिए होगा यूनिट, ये रेट का यूनिट ATM पर टाइम डायरेक्टली लिख देना। ठीक है, ये पीसीआरटी में बता दीजिए सर क्या है सर, ये पी प्रेशर, सी कंसंट्रेशन और आर और टी क्या है सर? आर गैस कांस्टेंट है बेटे, इसका जो वैल्यू है वो 0.0821 जो हम लोग लेते हैं ना ATM लीटर पर मोल केल्विन, ये होता है, जिसको आप 1/12 ले सकते हो कैलकुलेशन के लिए। अगर टेम्परेचर जो है T आपके पास टेम्परेचर है जो कि केल्विन में रख रहे हो आप। ठीक है, K फॉर केल्विन। ओके सर। देखो सर हाँ, सर ये गैसेस फेज का फॉर्मूला बता दीजिए। गैसियस फेज का फॉर्मूला गैसियस फेज का फॉर्मूला मीनिंग समझे नहीं, किस चीज के लिए, रिगार्डिंग किसके? सर रेट के लिए। अच्छा, रेट का हाँ बेटा सर। चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकन, ये होगा गैसियस फेज में रेट का, चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम टेकन। अब देखो समझो, नेक्स्ट पेज पे बता दे रहा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है जो अभी बताने जा रहा हूं। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, दैट इज रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, in a chemical reaction, देखो बेटा, जैसे मान लो मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं, उस इक्वेशन से डायरेक्टली फिर मैं आपको पूरा अभी तो निकालना बता रहा हूं कि कैसे रेट ऑफ रिएक्शन आप निकालोगे और किस तरीके से आप रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के जो रेट ऑफ रिएक्शन है उनके बीच में रिलेशन फाइंड करोगे। बट ये जो कॉन्सेप्ट मैं सिखा रहा हूं आप इसको डायरेक्टली यूज करना सीख लीजिए। मतलब जैसे देखो, मैं एक इक्वेशन से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक इक्वेशन है, 2a gives 3b, ये इक्वेशन है 2a gives 3b। मान लीजिए कि इनिशियली आपने a का जो कंसंट्रेशन लिया वो लिया A0, और कुछ टाइम t बाद ये A0 में से, अब बेटा देखो तरीका क्या होता है कि ये कितना खत्म हो रहा है कंसंट्रेशन, तो हम लोग क्या करते, जैसे यहाँ पर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2, तो ये इतना खत्म हुआ। अब ये आपके पास आ गया ये 2x, तो ये कितना बनेगा बेटा, ये बनेगा सीधे सीधे 3x। मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग चलते हैं हम लोग इस तरह से। देखो अब ये जो है आपको ये तो पता पड़ गया कि इनिशियली इतना कंसंट्रेशन होगा और कुछ टाइम बाद ऐसे कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना है। ठीक है, बट आप इन जनरल भी सीख लेना कि इन जनरल आप डायरेक्टली कैसे
ट्रिक लगा सकते हो कि किसी के भी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेट के साथ आप कैसे उनको ले सकते हो। जैसे मान लो आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ गया, ROR का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन फॉर ए के लिए। तो ए के लिए बेटा आप कैसे निकालोगे, ये आप फॉर्मूला लगाओगे d/dt, माइनस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये कंज्यूम हो रहा है, रिएक्शन में डिसअपियर हो रहा है, रिएक्टेंट साइड अवेलेबल है। कल भी ये बात बताई थी कि जब भी जो सब्सटेंस रिएक्टेंट साइड अवेलेबल होगा उसके रेट को दिखाने के लिए माइनस साइन, और जो प्रोडक्ट साइड अवेलेबल होगा उसके लिए प्लस साइन यूज करते हैं। ये प्लस माइनस का कोई मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं है, ये केवल आपको क्या हेल्प कर रहा है कि नेगेटिव का मतलब क्या है। वैसे भी कोई किसी भी कुछ भी हो बेटा उसका रेट यानी कि स्पीड जो है वो नेगेटिव में नहीं होती है, आप भी जानते हो। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि डिसअपियर हो रहा है ये सब्सटेंस, ठीक है। तो अब यहां से जैसे आप निकालोगे, क्या निकालोगे भाई, ये हो जाएगा देखो ए के प्लेस पर d/dt, इसको बेटा आप क्या लिख सकते हो A0 - 2x, फाइनल कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन का डिफरेंस, जिसको आप क्या बोल सकते हो बेटा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कितना आ जाएगा बेटा, ये प्लस हो जाएगा, which will be equal to 2dx/dt। अगर बच्चों मैं इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को इक्वेट कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, देखो मेरे पास आएगा dA/dt इक्वल टू 2dx/dt, और आई कैन से कि dx/dt जो होगा यहां से वो किसकी इक्वल आ जाएगा बेटा, 1/2 माइनस ऑफ dA/dt, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास आ गया। चलिए इसको लेट कर ले रहे बेटा इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 इतना नोट करो बेटा जल्दी। इसको नोट करो बेटा। हो गया सर। हो गया सर एक सेकंड रुकिए सर। सर। हाँ सर आपने कल बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के रेट ऑफ रिएक्शन के लिए उसकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जरूरत नहीं पड़ती है। और अभी आपने ये बताया कि ये इसमें स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की जरूरत पड़ रही है। बेटा यहाँ स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की नीड नहीं पड़ रही, और जो कल सेंटेंस लिखवाया था वो मैंने लिखवाया था किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए, जैसे डीए और जैसे ए का अगर आपको निकालना हो तो ए का अगर आपको रेट निकालना है तो ए का रेट तो डायरेक्टली आप ये लिखोगे ना -dA/dt। ये जो dx/dt आ रहा है ये रेट पूरी रिएक्शन का आ गया। ये dA/dt का मतलब क्या है, ये मतलब है केवल रेट ऑफ ए, और dx/dt क्या बता रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये डिफरेंस है जो मैंने कल बताया था कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का कोई लेना देना नहीं होगा किससे। जैसे मान लीजिए आप जैसे ऐसे समझो, आपके पास कोई सब्सटेंस है ए जिसकी कैपेबिलिटी है कि वो 10 सेकेंड में अपने आप को 50 ग्राम रिएक्ट करा देता। अब आप चाहे उसको 500 ग्राम ले लो, चाहे आप उसको 5000 ग्राम ले लो, उसकी जो कैपेबिलिटी रहेगी रिएक्ट करने की वो उतनी ही रहेगी।
उसकी कैपेबिलिटी क्या रहेगी कि वो अपने आप को 10 सेकंड में ही 50 ग्राम कंज्यूम करा पाएगा, चाहे आप जितना भी सब्सटेंस क्यों ना रखें। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के रेट को कोई लेना देना नहीं होगा। आई बात समझ में? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से उस सब्सटेंस के रेट ऑफ रिएक्शन को कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ आर्यन क्या पूछ रहे हो? सर ये रिपीट कर दीजिए सर। देखो हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होते हैं उनके जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं उनके बीच में हम लोग कैसे रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो देखो जैसे 2A और 3B है, रिएक्टेंट मैंने ले लिया 2A गिव्स 3B दे रहा है, इनिशियली कंसंट्रेशन कितना A0 मान लिया। तो जब आप इसको कंज्यूम करोगे कि ये कितना खत्म हो रहा है तो आप उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अकॉर्डिंग ये 2x खत्म होगा, क्योंकि अब आपने डबल क्वांटिटी में ले रखा है तो ये 2x खत्म होगा। ये कितना खत्म होगा, सॉरी ये कितना बनेगा, ये बनेगा 3x। तो ये तो फॉर्मेशन का तरीका हो गया। आपने शायद इस चीज को मोल मोल एनालिसिस के टॉपिक में पढ़ा हो चैप्टर नंबर 1 में। तो अगर नहीं सर पढ़ा कल तो आप कह रहे डायरेक्टली थे कि ध्यान रखो। क्या सर कल तो आप कह रहे थे कि जो स्टोक कोएफिशिएंट जो है उससे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस को लेना देना उससे नहीं रहेगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। बट यहां आप क्या निकाल रहे हो, ये तो आप कंसंट्रेशन पता कर रहे हो ना कि इनिशियली कंसंट्रेशन इतना था तो आफ्टर टाइम टी कितना खत्म हो गया होगा 2x, ये बना कितना होगा 3x। ये तो कंसंट्रेशन की बात हो रही है, कंसंट्रेशन अलग टर्म है, रेट पूरा अलग टर्म है। तो इसमें से ये 2x खत्म हुआ, ये 3x फॉर्म हुआ। तो जब आप रेट ऑफ रिएक्शन A का लिखोगे तो आप यही बोलोगे -d/dt ऑफ A, आप उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे। बट यहां से जब आपने Yes, रेट sir. ऑफ रिएक्शन निकालने की कोशिश की dx/dt, वो किसकी इक्वल आया 1/2 टाइम्स ऑफ -da/dt के। ये रेट ऑफ रिएक्शन आया आपका dx/dt। अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अभी आगे एक सेंटेंस भी बोलूंगा मैं, वो अभी नहीं बोल रहा। तो जब आप इसी तरीके से B के लिए निकालोगे, देखो B के लिए जब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखो अगर आप B के लिए निकालोगे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ B तो आप क्या बोलोगे +dB/dt ये बोलोगे। बट अगर आपको इसको किसके टर्म में पहुंचाना है, रेट ऑफ रिएक्शन के, पूरी होल रिएक्शन के, तो फिर आप क्या बोलोगे d/dt। कंसंट्रेशन ये किसका, इसका कितना फॉर्म हो रहा है बेटा 3x, इनिशियली तो ये 0 था। तो आप यहां से कह सकते हो कि dB/dt विल बी इक्वल टू d/dt ऑफ 3x। तो 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो d/dt ऑफ x इक्वल टू दिस। तो यहां से आप कह सकते हो कि dx/dt विल बी इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ dB/dt। मतलब जो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है, एक तो वो dx/dt जो रेट है वो एक तो a के टर्म्स में आ रहा है 1/2 -1/2 da/dt, और b के टर्म में आ रहा है 1/3 dB/dt। मतलब अगर हमें किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के रेट के बीच में रिलेशन निकालना होगा तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्टली। जैसे देखो इसको नोट करने से पहले समझो, जैसे 2A प्लस 5B गिव्स 6C। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका dx/dt मतलब इनके रेट के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो आप क्या बोलोगे -1/2 da/dt इक्वल टू -1/5 dB/dt इक्वल टू 1/6 प्लस dc/dt, ये प्लस का रहेगा।
ये आप डायरेक्टली ऐसे किसी भी इक्वेशन को आप देख करके उनके रेट्स के बीच में ऐसे रिलेशन फाइंड कर सकते हो। आई बात समझ में? यस सर। यस तो आप इसको इस वाले पेज को भी लिख लो आप, और ये जरूर आप लिख देना लास्ट में। सर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको डायरेक्ट 1 में लिख देंगे, अगर रिएक्टेंट साइड है तो माइनस कर देंगे और अगर प्रोडक्ट साइड है तो प्लस कर देंगे, यही ना? प्लस कर देंगे, बस ये करना है। ठीक है सर 3x माइनस 0 कहाँ से आया सर? 0 माइनस 0। बेटा इनिशियली तो इसका कंसंट्रेशन कुछ था ही नहीं ना बी का, बिफोर रिएक्शन क्या था? ओनली ए था, तो ये कुछ भी नहीं रहा होगा, ये 0 रहा होगा, इसलिए 0 लिया। ओके सर। बच्चों नोट हो जाए तो इन्फॉर्म कर देना। हो गया सर। हो गया सर। सर हो गया। देखो बच्चों, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन आता है बेटा बोर्ड लेवल पे, ठीक है, जब मैं आपको प्रीवियस ईयर वाले पेपर दूंगा तो आप देखोगे उसमें इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं 1 मार्क्स में, वो भी कि आपको इनका रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना है। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है 2H2O, ये 2H हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये H2O और O2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि इनके जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेट होंगे उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? देखो जब इसके लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे? -1/2 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 और विल बी इक्वल टू, इसके लिए वाटर के लिए क्या रहेगा बेटा? प्लस का 1/2 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू प्लस का 1/1 और d/dt कंसंट्रेशन ऑफ O2। क्या बात सभी को समझ आई मैंने कैसे लिखा डायरेक्टली ये? यस सर। यस सर। नो सर। चलिए भाई, नहीं आया? नहीं सर। देखो एक और एग्जांपल से समझ लो। जैसे मान लो N2 + 3H2 gives 2NH3। अब ध्यान से समझना, जब हम लोग लिखेंगे रेट इक्वल टू, देखो जैसे कौन कौन है? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन और अमोनिया है। तो नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसके आगे क्या लिखा? 1। याद रखना कि पहले इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज तभी किया जा सकता है जब इक्वेशन बैलेंस हो, ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो आगे नंबर्स लिखे होते हैं ना, इन नंबर्स को कहा जाता है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो बेटा जब आप रेट लिखोगे फॉर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के लिखने के लिए क्या करना है बेटा? 1/its स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। N2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा, मतलब कि 1 लिखा है। d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ N2, क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग नेगेटिव साइन। माइनस इक्वल टू, जैसे H2 का लिखना है, ये रिएक्टेंट साइड है तो माइनस साइन यूज करेंगे। 1/its स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कितना है इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट? 3। d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2 विल बी इक्वल टू, अब क्योंकि सामने वाला प्रोडक्ट में है तो उसके लिए यूज करेंगे प्लस,
रिएक्टेंट वाले के लिए माइनस और प्रोडक्ट वाले के लिए प्लस, तो ये 1/2 और d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ NH3। आई बात समझ में अब? यस सर। कर लो नोट इसको, दोनों को नोट कर लो आप। सर ये पॉजिटिव साइन लगाना कंपलसरी है? हाँ बेटा, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन लगाना कंपलसरी है। अच्छा सर, तुम लोग क्यों लगा रहे हैं? क्या? मतलब सर जो साइन आप लगा रहे हैं ना, मतलब हम लोग लगा रहे हैं, तो क्यों लगा रहे हैं? बेटा ये शो करने के लिए कि कोई चीज कंज्यूम हो रही है या फॉर्म हो रही है, या अगर आप इसको सॉल्व भी करोगे ना इस नेगेटिव वाले को, तो हर बार आप चेक करोगे ये पॉजिटिव में ही आ जा रहा है कैलकुलेट करने पर, क्योंकि फाइनल कंसंट्रेशन कम होगा और इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो कोई चीज अगर खत्म हो जाएगी, पहले 10 ग्राम थी, कुछ अमाउंट खत्म हुआ, तो बाद में जो अमाउंट बचा होगा वो कम हो जाएगा। अब आप इसमें कॉन्सेप्ट ये लगा रहे हैं कि फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, तो जब आप फाइनल में से इनिशियल वाले को माइनस करोगे तो वो नेगेटिव में आएगा, तो इसलिए अपन पहले से एक नेगेटिव ले रहे हैं, जिससे कि हमारा रेट किस में आ जाए, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक। नोट कर ले सर। करो इसको, जल्दी नोट करो। बच्चों लिख लो तो इन्फॉर्म कर देना। सर आप लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन से पता है क्या चलता है सर? तो कोई रिएक्शन कितनी स्पीड में कंप्लीट हो रही है, कितने टाइम में कंप्लीट होगी। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, आपको झांसी से ग्वालियर तक पहुंचना है, तो अगर आपको पता पड़ जाए कि वहां का कितना डिस्टेंस है, तो जितना मैं आपसे कहूंगा कि भाई 1 घंटे में पहुंच के दिखाओ, 2 घंटे में पहुंच के दिखाओ, उसके हिसाब से आप स्पीड रखोगे। तो अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो वो रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट हो रही होगी, उसको कौन बता पाएगा, उसकी स्पीड कि कितना कंसंट्रेशन। ये बहुत कम भी हो सकता है और बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग इसलिए स्टडी करते हैं कि कोई रिएक्शन मालूम पड़ा, आप कोई कहीं पर रिएक्शन करा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना व्हीकल यूज कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में आपने फ्यूल डाल दिया, अब फ्यूल को बर्न होने के लिए मालूम पड़ा कि 1 घंटा लग गया, तो वो गाड़ी उतने टाइम में चल ही नहीं पाएगी। तो हमें ऐसा ही सब्सटेंस यूज करना पड़ेगा जो तुरंत बर्न हो जाए। तो रेट ऑफ रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होती है हर जगह। जितने भी सब्सटेंस फॉर्म किए जाते हैं, अब आपको चाहिए 10 मिनट में और वो रिएक्शन का रेट ही नहीं पता, आप करने बैठ गए, वो हो ही नहीं रहा, घंटों लग गया उसमें, एक दिन निकल के रिएक्शन ही नहीं हो पाई। ओके सर। देखो एक क्वेश्चन है,
क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 2a + 3b gives 5c। 2a और 3b आपस में मिलकर के कोई रिएक्शन कर रहे हैं, 5c बना रहा है। कह रहा है कि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इनिशियल कंसंट्रेशन वो है 5 मोलर, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 5 10 मोलर, A is 10 molar, which change to 5 molar in 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में ये 10 से 5 मोलर हो गया। तो अब आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट रेट ऑफ A, B एंड C, इन तीनों के रेट पता करना है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखो जब आप ए के लिए निकालोगे तो ए के लिए तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि 20 सेकेंड में भाई 10 से 5 हो रहा है, ठीक है। तो रेट अगर ए के लिए निकालना है तो dA/dt लगा दोगे, ठीक है। इधर पे माइनस यूज कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, -d/dt। और कंसंट्रेशन कितना हो गया बेटा, फाइनली कंसंट्रेशन हो गया 5, बट इनिशियली था 10। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, ये कंसंट्रेशन का पूरा, ये डी ए का मतलब ही था कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर डी वर्ड यूज नहीं करो। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस का 5। टोटल टाइम टेकन 20 सेकेंड में हो रहा है, तो मुझे पता पड़ जाएगा कि 1/4 मोलर पर सेकेंड काम हुआ है, ठीक है। यानी कि 1 सेकेंड में 1/4 हिस्सा उसका कंज्यूम हुआ है। अब बट जब आपको बी के लिए निकालना है, जब बेटा आपको बी के लिए निकालना तो आप कैसे निकालोगे? हाँ आर्यन। सर ये बात समझ में नहीं है, आपने कैसे कर दिया ये? बेटा कोई कंसंट्रेशन आपको कितना दिया था इनिशियली, 10, 20 सेकेंड में वो कितना हो गया कंसंट्रेशन, 5 हो गया 20 सेकेंड में। तो उसकी स्पीड कितनी रही होगी कंसंट्रेशन चेंज करने की? 1/2 ना। अच्छा मतलब टाइम भी दिया है 20 सेकेंड्स। तो सर इसमें तो ए, अगर आप ए का कंसंट्रेशन निकाल रहे हो तो ए का कंसंट्रेशन तो सर उसके कोफिशिएंट से निकाला जाएगा ना। बेवकूफ इंसान हो तुम। मैंने जब आपको 2a + 3b gives 5c ये दे दिया, चलिए इसका कंसंट्रेशन इनिशियली A0 मान लिया, इसमें से ये 2x खत्म हुआ, ये इतना ही खत्म हुआ। मैं आपसे कह रहा हूं कि इनिशियली ये था 10 और जब बचा टाइम t के बाद तो कितना बचा, ये वैल्यू कितना दे दिया, पूरे का वैल्यू 5 दे दिया ना हमने। तो यहां पर मैंने x के टर्म में बोला ही नहीं, मैंने तो आपसे डायरेक्टली बोला कि इनिशियली आपके पास था ये 10, जब टाइम t हुआ तो ये पहुंच गया 5 पर, 20 सेकेंड में पहुंचाया भी है। तो कैसे कर देंगे हम लोग 5? इसके लिए अगर आप ये कॉन्सेप्ट लगा दो -dA/dt, तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितना है, फाइनली 5 हो गया, इनिशियली था 10, कितना टाइम टेकन किया 20, तो 5/20 1/4 आ गया समझ में? यस सर। देखो इसी कॉन्सेप्ट को बेटा आप बाकियों के लिए लगा सकते हो, कैसे? R इक्वल टू फॉर्मूला लगा दो -1/2 dA/dt, जिसका वैल्यू आपके पास 1/4 आ चुका है, विच इज इक्वल टू ये -dA/dt का वैल्यू आया बेटा 1/4, ध्यान रखना, ठीक है। इक्वल टू बेटा कितना, 1/3 -1/3 dV/dt, ठीक है, इक्वल टू 1/5 dC/dt। तो जब आपको dV/dt का वैल्यू निकालना है तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो आपके पास कितना जाएगा, 1/2 इंटू 1/4 इक्वल टू 1/3 इंटू dV/dt। याद रखना रेट कभी भी नेगेटिव में नहीं आता है, तो ये आपके पास dV/dt कितना आ जाएगा, dV/dt आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा 3/8 मोलर पर सेकेंड। और जब आपको डीसी के लिए निकालना हो तो बेटा एक बार आप 1/2, मतलब मैं इधर ही कर दे रहा हूं, देख लो यहां कर रहा हूं, ये नोट अभी कर लेना इसको, 1/2 इंटू 1/4 इक्वल टू 1/5 इंटू dC/dt। तो मेरे पास C का रेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/8, ठीक है, ये आ गया dC/dt का रेट, यानी कि C का रेट। आई बात समझ में?
यस सर। कर सर लो तो बेटा ये जो इसको। dv by dt है ये हो जाएगा ना सर, माइनस dv by dt इक्वल्स टू 3/8। हाँ 3/8। एक और बार आप समझा दीजिए सर, रेट कैसे सर नेगेटिव नहीं आ सकता सर, एक और बार बता दीजिए सर। बेटा देखो, पूरा एक क्वेश्चन समझो, फिर शुरू से समझो। देखो क्या है, ये है 2a प्लस 3b गिव्स 5c, ऐसी कुछ सिचुएशन थी। अगर मैं आपसे कहूं कि इनके रेट के बीच में रिलेशन निकालो तो कैसे निकालोगे? -1/2 dA अपॉन dt इक्वल टू -1/3 dB अपॉन dt इक्वल टू प्लस का 1/5 dC अपॉन dt, यही लगाओगे। अब इंफॉर्मेशन किसकी दी हुई है? ओनली ए के रिगार्डिंग। ए के रिगार्डिंग क्या दिया कि उसका कंसंट्रेशन 10 था, 5 हो रहा है, 10 से 5 हो गया 20 सेकेंड में। तो अगर मैं इसको निकालता हूं, डी ए अपॉन डी टी को मैं निकालता हूं, तो कैसे निकालूंगा मैं? डी ए अपॉन डी टी कंसंट्रेशन माइनस डी ए अपॉन डी टी निकाल रहा हूं, तो कैसे निकालूंगा भाई? इनिशियली आपके पास 10 था और ये पहुंच गया 5 पे अपॉन 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/20 से कितना? 1/4, ये आ गया आपके पास 1/4। अब मुझे किसका वैल्यू निकालना है? माइनस डीबी बाई डी टी का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है और प्लस का डीसी बाई डी टी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेट करना है कितना होगा। कैसे करूं मैं? अगर इन दोनों पार्ट को इक्वेट कर दूंगा तो मेरे पास माइनस डीबी बाई डी टी निकल आएगा, और अगर मैं इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट के साथ इक्वेट कर दूं तो मेरे पास डीसी बाई डी टी निकल आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? देखो, इन दोनों को इक्वेट करता हूं, पहले वाले इन दोनों पार्ट को इक्वेट करता हूं तो क्या होगा? माइनस का 1/2 डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस का 1/3 डीबी अपॉन डी टी। अगर आप इसका वैल्यू देखो तो कितना है? ये 1/2 इंटू 1/4 इक्वल टू माइनस का 1/3 इंटू डीबी बाय डी टी। तो मेरे पास माइनस का डीबी ये आ जाएगा मेरे पास 3/8 मोलर पर सेकेंड। ये हो गया आंसर, खत्म। अब मुझे डीसी बाई डी टी निकालना है तो मैं इन दोनों पार्ट को इक्वल कर देता हूं। कैसे कर दूं? -1/2 डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू प्लस का 1/5 डीसी अपॉन डी टी। तो डी ए अपॉन डी टी का वैल्यू अभी अभी आपने निकाला, माइनस डी ए बाई डी टी का कितना है? 1/4, तो 1/2 इंटू 1/4 इक्वल टू 1/5 डीसी बाई डी टी। तो यहां से देखो डीसी बाई डी टी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5/8। बस ये आंसर। अब आगे समझ में? सर पर इसमें सर माइनस डीबी बाई डी टी तो सर नेगेटिव में आएगा ना सर, 3/8। बेटा माइनस डीबी बाई डी का मतलब क्या होता है? इस टर्म का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म डीबी बाई सर डी माइनस डीबी बाई डी? कंज्यूम हो रहा सर, ये कंज्यूम हो रहा। बस खत्म बात। ये नेगेटिव साइन केवल क्या शो करता है? कंजम्पशन। बस खत्म। तो यानी कि 3/8 मोलर पर सेकेंड बी का कंसंट्रेशन खत्म हो रहा है। ये माइनस लेकर के हम क्यों चले? क्योंकि ये कंजम्पशन दिखाना था। सामने आप मैग्नीट्यूड में थोड़ी ना लिख दोगे -3/8। ओके सर। ये क्वेश्चन नोट करना, फिर इसका सॉल्यूशन नोट करना। बच्चों नोट कर लो तो इन्फॉर्म कर देना। लिख लिया क्या बच्चों? नो सर। यस सर।
लिखो, जल्दी लिखो। यस सर। हो गया? तो अभी क्लास के बाद मैं कुछ क्वेश्चंस आपको भेज रहा हूँ सॉल्व करने के लिए इसी से रिलेटेड, ठीक है? तो उन क्वेश्चंस को आप कल करके लाना, हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। वैसे भी अभी इतना टाइम नहीं बचा कि मैं क्वेश्चंस को लिखवा हो जाएगी। तो हम लोग अब कल की क्लास में मिलते हैं, जब तक आप इसी को प्रैक्टिस करो। और कल मॉर्निंग में मैं एक ऑर्गेनिक की क्लास लूंगा। वैसे तो मैंने कहा था मंडे टू थर्सडे क्लास होगी ऑर्गेनिक की, बट क्योंकि कल आज क्लास नहीं हो पाई नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से,